The Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989। सो लास्ट वीडियो में हमने रत्नाम की स्टोरी पढ़ी थी और उसमें देखा था कि जब जो पावरफुल कास्ट है उन्होंने जब रत्नाम के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया, उनके घर वगैरह जलाने स्टार्ट कर दिया, उनका बहिष्कार कर दिया, तो उसके बाद रत्नाम ने परेशान होकर पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन जो है वो फाइल करी थी। और वो जो कंप्लेन थी वो किसके अंडर फाइल करवाई थी? रत्नाम ने इस एक्ट के अंडर वो कंप्लेन फाइल करवाई थी। तो अब देखते हैं कि ये जो एक्ट है, द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ये क्या है, किस लिए ये लाया गया और इसके क्या क्या फायदे हैं, किस तरीके से ये शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को फायदा पहुंचाता है। रत्नाम sought the support of law, filing his complaint under the above act to protest against the domination and violence of the powerful caste in his village। तो रत्नाम ने इस एक्ट के अंदर जो है अपनी कंप्लेंट फाइल करी थी ताकि उसके साथ जो गलत हो रहा है, जो पावरफुल कास्ट अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है या रत्नाम को दबाने की कोशिश कर रही थी, तो उस सबसे जो रत्नाम है वो प्रोटेक्शन पा सके, उसलिए उसने इस एक्ट के अंदर कंप्लेंट जो है वो फाइल कराई थी। This act was framed in 1989 in response to demands made by Dalits and others that the government must take seriously the ill treatment and humiliation Dalits and tribal groups face in an everyday sense। तो ये जो एक्ट है वो 1989 में आया था। तो जब भी किसी एक्ट के पीछे इस तरीके से ईयर लिखा होता है, उसका मतलब वो जो एक्ट है वो उस ईयर में लाया गया। तो ये एक्ट 1989 में लाया गया था। और ये किस लिए लाया गया? क्योंकि इस टाइम पे जो दलित हैं और जो दूसरे इसी तरीके के मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, उन्होंने आवाज उठाई और गवर्नमेंट को बोला कि उन्हें जो भी गलत चीजें हो रही हैं दलित्स के साथ, जिस तरीके से उन्हें गंदे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, उनके साथ जो है ज्यादती हो रही है, ह्यूमिलिएशन, जिस तरीके से उनकी बेइज्जती की जाती है, गलत तरीके के रिचुअल्स के नाम पे उनको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की जाती है, तो उन सभी प्रैक्टिसेस को बंद करने की मांग जो है दलित ने की गवर्नमेंट से। और इन सभी डिमांड्स के रिस्पॉन्स में जो गवर्नमेंट है उसने ये एक्ट लाया। While such treatment had persisted for a long time, it had acquired a violent character in the late 1970s and 80s। अब वैसे तो इस तरीके का जो ट्रीटमेंट है जो दलित्स के साथ जो अपर कास्ट वाले लोग हैं वो कर रहे थे, वो काफी लंबे समय से चलता आ रहा था। बट इस पूरे ट्रीटमेंट में, इस पूरा जो व्यवहार था अपर कास्ट का दलित को लेकर, वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो गया, बहुत ज्यादा हिंसा वाला हो गया 1970s एंड 1980s के टाइम पे। इस दौर में हमें देखने मिला कि अपर कास्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा हिंसक जो है तरीके से दलित्स को ट्रीट कर रही थी, उन्हें पे अत्याचार कर रही थी। During this period, in parts of southern India, a number of assertive Dalit groups came into being and asserted their rights। They refused to perform their so-called caste duties and insisted on being treated equally। तो इस टाइम पे क्या हुआ, साउदर्न इंडिया में बहुत सारे जो दलित ग्रुप्स थे, असर्टिव दलित ग्रुप्स जो हैं वो निकल कर आए। असर्टिव मतलब क्या? कोई भी ऐसा ग्रुप या पर्सन, उसे हम तब असर्टिव कहते हैं जबकि वो अपने व्यूज को, अपने मत को बहुत ही स्ट्रांगली दूसरों के सामने रख सके। तो इस तरीके के दलित ग्रुप जो कि अपनी आवाज को बहुत ही अच्छे से उठा रहे थे, अपनी बात को अच्छे से रख रहे थे, इस तरीके के लोग हमें इस दौर में 1970s से लेकर 1980s के टाइम में जो है देखने मिले। और उन्होंने अपनी बात को रखा, उन्होंने अपने राइट्स पे जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें हमारे राइट्स जो हैं वो चाहिए, और उन सभी तरीके के कास्ट ड्यूटीज को उन्होंने करने से मना कर दिया जो कि उन्हें ह्यूमिलिएट करती थी, जो कि उनका एक्सप्लॉइटेशन करती थी। राइट, जैसे कि हमने रत्नाम के केस में देखा कि किस तरीके से उन्हें जो रत्नाम है और जो दलित लोग हैं उनको क्या कहा जाता था कि प्रीस्ट के पैर धो और फिर उससे नहाओ पानी से। तो इस तरीके कैसे ह्यूमिलिएशन वाली जो रिचुअल्स थी, इस तरीके की सो कॉल्ड जो ड्यूटीज थी, उनको इन सभी लोगों ने, दलित्स ने करने से मना कर दिया। This resulted in the more powerful caste unleashing violence against them। बट जब इन लोगों ने उन सभी ड्यूटीज को करने से मना कर दिया, तो जो पावरफुल कास्ट हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई, और गुस्से में उन्होंने क्या किया, इन लोगों के साथ अत्याचार करना शुरू कर दिया, इनको मारना पीटना। और जिस तरीके से हमने रत्नाम के केस में देखा, इसी तरीके से इन लोगों के साथ भी जो वायलेंस है वो होने लग गया। In order to indicate to the government that untouchability was still being practiced and in the most hideous manner, Dalit groups demanded new laws that would list the various sorts of violence against Dalits and prescribe stringent punishment for those who indulge in them। अब वैसे तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तभी जो ये अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है उसे अबॉलिश कर दिया गया था। बट हम देख रहे हैं कि अभी भी 1970s 80s के टाइम तक भी जो अनटचेबिलिटी है वो देखने मिलती है। राइट, और बहुत ही बड़े लेवल पे देखने मिल रही थी। तो जो दलित लोग हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने आवाज उठाई और गवर्नमेंट का जो ध्यान है वो इस तरफ आकर्षित करने की कोशिश की कि भले ही आपने कॉन्स्टिट्यूशन में
अनटचेबिलिटी को बैन तो कर दिया है, बट वो अभी भी जो है सोसाइटी में है, अभी भी लोग अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करते हैं, दूसरों को छुआछूत मतलब इस तरीके से देखते हैं कि हमने अगर तुम्हें छू दिया तो हम गंदे हो जाएंगे। तो मतलब अभी भी वो जो ट्रीटमेंट था अनटचेबिलिटी वाला और गंदे तरीके से ट्रीट करने वाला, वो अभी भी बना हुआ था। तो दलित्स ने बोला कि नए लॉज जो हैं वो आने चाहिए, जिनमें कि अलग अलग तरीके के जो वायलेंस उनके साथ हो रहे हैं उनको लिस्ट किया जाए कि दलित्स के साथ इस तरीके के जो वायलेंस है वो होते हैं और वो नहीं होने चाहिए, और साथ ही साथ जो पनिशमेंट उनको मिलेगी वो भी इस लॉज में होनी चाहिए। Likewise, throughout 1970s and 80s, Adivasi people successfully organized themselves and demanded equal rights and for their land and resources to be returned to them. अब जैसे हमने दलित्स की बात की, वैसे ही 1970s एंड 80s के टाइम पे क्या हुआ, जो आदिवासीज हैं उन्होंने भी अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, वो एकजुट हुए और अपनी जो हक हैं उनके लिए उन्होंने आवाज उठाई। उन्होंने इक्वल राइट्स जो है वो डिमांड किए कि जिस तरीके से दूसरे लोगों को राइट्स मिल रहे हैं वैसे भी हमें भी हमारे राइट्स जो है वो मिलने चाहिए। और उन्होंने क्या कहा कि जो उनके लैंड्स और रिसोर्सेज जो हैं जो उनसे छीन लिए गए हैं वो भी उनको वापस दे दिए जाएं। They too had to face the anger of powerful social groups and were subject to a great deal of violence. अब जैसे कि दलितों ने जब आवाज उठाई, जब वो ड्यूटीज परफॉर्म करने से मना कर दिया, तो पावरफुल कास्ट उनसे गुस्सा हो गई और उनके साथ वायलेंस जो है वो करने लग गई। इसी तरीके से आदिवासीज को भी देखने मिला कि जब उन्होंने आवाज उठाई कि हमें हमारे राइट्स चाहिए, हमें हमारी जमीन, हमारे रिसोर्सेज वापस चाहिए, तो फिर इनके साथ भी वायलेंस हुआ। जो पावरफुल लोग हैं उन्होंने वायलेंस किया। This is why this act contains a very long list of crimes, some of which are too horrible even to contemplate. अब क्योंकि दलित्स एंड आदिवासीज के साथ इस तरीके से बहुत सारे क्राइम्स हो रहे थे, बहुत सारे जो वायलेंस है वो हो रहे थे, तो इस एक्ट में क्या है, बहुत लंबे लिस्ट है क्राइम्स की जो कि उनके साथ हो रहे हैं। और कुछ क्राइम्स तो ऐसे हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते, मतलब कि सोचने में भी हमें डर लगता है, इस तरीके के क्राइम्स जो है वो उनके साथ हो रहे हैं। The act does not only describe terrible crimes but also let people know what dreadful deeds human beings are capable of. तो इस एक्ट में सिर्फ और सिर्फ हमें यही नहीं पता चलता कि किस तरीके से क्राइम्स जो है वो दलित्स एंड आदिवासीज के साथ हो रही हैं, बट इससे हमें ये भी पता चलता है कि इंसान जो है वो कितना नीचे गिर चुका है और वो किस तरीके की गंदी हरकतें कर सकता है। In this sense, laws such as these seek to both punish as well as influence the way we think and act. तो इस तरीके के जो लॉज हैं वो इन लोगों को, जो गुनहगार हैं, उन्हें पनिश करने पे तो जोर देते ही देते हैं, साथ ही साथ वो हमें सोचने पर भी मजबूर करते हैं कि जिस तरीके से हम सोचते हैं, जिस तरीके से हम दूसरों को देखते हैं, तो हमारा जो सोचने का नजरिया है उसको भी चेंज करने पे ये लॉज जोर देते हैं। द एक्ट डिस्टिंग्विशेस सेवरल लेवल्स ऑफ क्राइम्स। तो इस एक्ट में जो क्राइम्स हैं वो अलग अलग लेवल्स में बटे हुए हैं, अलग अलग तरीके के क्राइम्स इसमें बताए हुए हैं। फर्स्टली, इट लिस्ट मोड्स ऑफ ह्यूमिलिएशन दैट आर बोथ फिजिकली हॉरिफिक and morally reprehensible, and seeks to punish those who force a member of a scheduled caste or scheduled tribe to drink or eat any inedible or obnoxious substance. तो ये जो एक्ट है, जैसे कि मैंने बताया, इसमें अलग अलग क्राइम्स जो हैं उसमें बांटे हुए हैं। तो पहला जो एक तरीके से लिस्ट उन्होंने दी हुई है वो है मोड्स ऑफ ह्यूमिलिएशन, कि किस तरीके से जो दलित हैं, आदिवासी हैं, उनको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, उनकी बेइज्जती की जा रही है, उनको बेइज्जत किया जा रहा है। और जो ह्यूमिलिएशन है वो बहुत फिजिकली भी हो रही है और मोरली रिप्रिहेंसिबल भी है। मतलब मोरली रिप्रिहेंसिबल मतलब एक तरीके से कोई ऐसा काम जो कि सोसाइटी की सीमा से एकदम बाहर है, मतलब कि जिन एक्ट्स को सोसाइटी ने बोला है कि वो ठीक है, सोसाइटी एक लिमिट बना देती है, मतलब अपने आप ही किसी भी सोसाइटी में कुछ लिमिट्स बन जाती हैं कि हाँ ये काम ठीक है, इसके बाहर आपने कुछ किया तो वो गलत होगा और वो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो मोरली रिप्रिहेंसिबल मतलब वैसे काम जो कि इस बाउंड्री से बाहर हैं, कुछ ऐसे काम जो कि बहुत ही गंदे हैं और सोसाइटी उनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो इस तरीके के जो ह्यूमिलिएशन है वो भी इनमें लिस्ट है। और इसमें क्या है, उन लोगों को पनिश करने पे बात की गई है जो कि किसी भी शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब के मेंबर को कोई भी गंदी चीज ड्रिंक करने के लिए या फिर कुछ इनएडिबल ईट करने के लिए या फिर कोई भी जो ऑब्नॉक्शियस सब्सटेंस है, ऑब्नॉक्शियस मतलब एक तरीके से बहुत ही घिनौना, बहुत ही गंदा, जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो इन ऐसी चीजों को अगर कोई पर्सन शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के किसी पर्सन को खाने पे मजबूर कर रहा है तो उस पर्सन को पनिशमेंट जो है मिलेगी। Forcibly removes clothes from the person of a member of a scheduled caste or a scheduled tribe, or parades him or her naked or with painted face or body, or commits any similar act which is derogatory to human dignity. साथ ही साथ अगर कोई पर्सन शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के किसी भी पर्सन के साथ गलत करता है, उसके कपड़े उतार देता है या फिर उसे बिना कपड़ों के परेड करवाता है, उसे जो है रोड पे चलवाता है,
या फिर उसके फेस पे पेंट करके उसको घुमाता है। इस तरीके का कोई भी काम जिससे कि ह्यूमन डिग्निटी को, जो पर्सन है उसकी उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाती है, तो ऐसी किसी भी हरकत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जो पर्सन ये करेगा शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट के खिलाफ, तो उसको सजा मिलेगी। सेकेंडली, इट लिस्ट एक्शंस दैट डिस्पोजेस दलित्स and Adivasis of their meager resources or which force them into performing slave labor। दूसरी जो एक तरीके से लिस्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है, वो सभी एक्शंस लिखे हुए हैं जिसके थ्रू कोई पर्सन जो है दलित्स और आदिवासीज को उनके अपने रिसोर्सेज से, उनकी जमीन, उनका घर, उन सब से उन्हें बेदखल करता है, उनसे धक्का मार के बाहर निकाल देता है। मतलब कि कोई पर्सन अगर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के जमीन पे, घर पे कब्जा कर लेगा या फिर उसे कहीं बेच देगा, तो ऐसा करने के लिए जो पनिशमेंट है वो भी लिखी हुई है इसमें सेकंड लिस्ट में, राइट। और अगर कोई पर्सन जो है इनसे ये सभी चीजें लेके उससे स्लेव जो है, मतलब कि एक तरीके से उसे मजदूर बना देता है, बंधुआ मजदूर बना देता है, तो ये सब करने पे भी जो है रोक है और इसके लिए भी पनिशमेंट मिलेगी। Thus the act sets out to punish anyone who wrongfully occupies or cultivates any land owned by or allotted to a member of scheduled caste or scheduled tribes or gets the land allotted to him transferred। मतलब कि जो ये एक्ट है उसमें क्या है कि कोई भी पर्सन अगर गलत तरीके से शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की जो जमीन है, जो उस या तो वो ओन करता है या फिर उसको किसी ने अलॉट की थी, मान लो गवर्नमेंट कोई जमीन जो है किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के पर्सन को दे रही है, तो अगर कोई पर्सन गलत तरीके से उनकी जमीनों को हथिया लेगा या फिर गलत तरीके से उनकी जमीनों को किसी और के नाम कर देगा, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। At another level, the act recognizes that crime against Dalit and tribal women are of a specific kind and therefore seeks to penalize anyone who assaults or uses force on any woman belonging to a scheduled caste or a scheduled tribe with intent to dishonor her। साथ ही साथ ये एक्ट जो है वो ये भी रिकॉग्नाइज करता है कि जो क्राइम दलित एंड ट्राइबल वुमेन्स के साथ होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक तरीके के होते हैं, अलग तरीके के होते हैं, और कोई भी पर्सन एससी या एसटी कम्युनिटी की कोई भी विमेन है उसको परेशान करेगा, उसके साथ कुछ गलत करेगा, तो उसको भी पेनलाइज जो है, उस पर भी जुर्माना लगाया जाएगा, उस पर भी पनिशमेंट जो है उसको मिलेगी। और इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पर्सन जो है वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की जो विमेन है उसको असॉल्ट नहीं कर सकता, उसे परेशान नहीं कर सकता, उसको अगर वो फोर्स करेगा तो उसको क्या है, पनिशमेंट मिलेगी, राइट। तो हमने देखा कि इस एक्ट में क्या है, बेसिकली जितने भी तरीके के क्राइम्स दलित्स एंड आदिवासीज के साथ हो रहे हैं उनकी लिस्ट है, और साथ ही साथ जो भी लोग ऐसा करेंगे उनको पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा भी उस एक्ट में लिखा है, राइट। और यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें कि कबीर जो हैं वो इस अनटचेबिलिटी के ऊपर सवाल उठाते हैं, तो हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है। पंडित, लुक इन योर हार्ट फॉर नॉलेज। तो जो कबीर है वो पंडित को बोलते हैं, पंडित जो है वो बेसिकली ऊंची कास्ट जो है वो मानी जाती है, तो इसीलिए वो उनको बोल रहे हैं कि तुम नॉलेज जो है वो स्क्रिप्चर्स वगैरह में, वेदों में ढूंढते रहते हो, तुम वहां मत देखो, नॉलेज को तुम अपने दिल में ढूंढो। टेल मी वेयर अनटचेबिलिटी केम फ्रॉम सिंस यू बिलीव इन इट। वो कहते हैं कि तुम मुझे बताओ कि क्योंकि तुम अनटचेबिलिटी में मानते हो, तो बताओ ये जो छुआछूत है वो कहाँ से आई, क्योंकि तुम इसमें बिलीव करते हो, तुम्हें पता होगा ये कहाँ से आई। मिक्स रेड जूस, व्हाइट जूस एंड एयर, अ बॉडी बेक्स इन अ बॉडी। तो वो कहते हैं कि तुम चाहे लाल रंग को मतलब जो लाल जूस है उसको मिला लो, व्हाइट जूस को मिला लो और एयर को मिला लो, मतलब कि कोई भी जो इंसान है वो इन्हीं चीजों से बन के मिला है, उसमें हर एक इंसान में सेम जो है खून है, सेम वो एयर ले रहा है, सबकी बॉडी जो है वो एक समान है। वी ईट बाय टचिंग, और ऐसी क्या चीज है जो हम छू के जो है नहीं करते, हम खाते हैं तो हमें खाना छूना पड़ता है, हम धोते हैं, कोई भी चीज अगर हम धोएंगे हमें उसको छूना पड़ेगा, हम जो है इस वर्ल्ड में पैदा भी टच के कारण हुए हैं। सो हु अनटच्ड, वो कहते हैं कि फिर कौन है ऐसा दुनिया में जो अनटच्ड है, कौन जो है वो ऐसा है जो कि अछूता है। आस्क कबीर, कबीर ऐसा पूछते हैं। ओनली शी हु इज फ्री फ्रॉम डिल्यूजन, तो सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में वही अछूता है जो कि मोह माया से दूर है। तो इस पोएम में कबीर जो है वो प्रीस्ट को चैलेंज कर रहे हैं, जो उसका अनटचेबिलिटी है, जो छुआछूत की जो उन्होंने मानसिकता बना रखी है उसको वो चैलेंज कर रहे हैं, उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ही आस्क्ड द प्रीस्ट टू लुक फॉर नॉलेज इन हिज हार्ट एंड नॉट इन द स्क्रिप्चर्स। वो प्रीस्ट को कह रहे हैं कि तुम नॉलेज अपने दिल में ढूंढो, ना कि स्क्रिप्चर्स में। कबीर goes on to describe how every human body is made of blood, air and has spent 9 months in the mother's womb। तो कबीर जो है वो कहते हैं कि किस तरीके से सभी लोग जो है वो एक ही हैं, एक तरीके से पैदा होते हैं, एक ही तरीके से जीते हैं, सब जो है वो सब में खून है, सब में एयर है, सभी एक तरीके से जो है जो माँ है उसके गर्भ में रहते हैं। एंड दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय टचिंग समथिंग, वेदर इट
इट बी अ पॉट, अ ह्यूमन बीइंग और अ पेंटिंग। और हर चीज जो है इस दुनिया में वो छूकर ही बनाई जाती है, चाहे वो कोई पॉट हो, मटका हो, या फिर कोई पेंटिंग हो, या फिर कोई भी चीज हो। ही टेक्स द वर्ड अनटचेबल एंड गिव्स इट अ वेरी डिफरेंट मीनिंग। अब यहाँ पे उन्होंने अनटचेबल जो वर्ड है उसको एकदम से ही अलग मतलब दे दिया है। He claims that untouchability is the highest state of knowledge। वो कहते हैं कि जो अनटचेबिलिटी है वो नॉलेज की सबसे हाईएस्ट स्टेज है। मतलब जब आप सबसे हाईएस्ट नॉलेज, सबसे परम ज्ञान जो है जब आप प्राप्त कर लोगे तब आप अनटचेबल होगे। इट मीन्स नॉट बी टच्ड बाय नैरो लिमिटिंग आइडियाज। और इसका मतलब क्या है कि जब आप हाईएस्ट जो नॉलेज है वो अटेन कर लोगे तब आप अनटचेबल होगे, मतलब कि तब आप सारे जो लिमिटिंग आइडियाज हैं, सारे बंधन है, मोह माया है, उससे दूर हो जाओगे। Therefore, Kabir finally turns the idea of untouchability on its head from the lowest to the highest state that a human being can achieve। तो कबीर ने क्या किया, अपने आप से ही जो वर्ड अनटचेबल है उसको एकदम से अपोजिट मीनिंग जो है वो दे दिया। अनटचेबल जो वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जा रहा है, कि सबसे लोएस्ट कास्ट के लिए, बट उन्होंने कहा कि जो अनटचेबल है वो तो वो है जिसने परम ज्ञान जो है वो प्राप्त कर लिया है। तो सबसे लोएस्ट स्टेट से उन्होंने सबसे हाईएस्ट जो स्टेट है वो अनटचेबल वर्ड को दे दी, और अपने ही तरीके से जो वर्ड अनटचेबल है या अनटचेबिलिटी है उसको डिस्क्राइब किया।